हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 8 जो कि है इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है इसमें। ईसा की 7वीं तथा 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म स्पेन और भारत की ओर फैला। ठीक है, कब फैला भाई? तो ये क्या हो गया इसको? स्पेन और भारत की ओर फैला। भारत में इस्लाम विशेष रूप से मुस्लिम सौदागरों, ठीक है, व्यापारियों, धर्मगुरुओं और विजेताओं के साथ आया, जो यहाँ लगभग 600 वर्षों तक समय समय पर आते रहे। 600 वर्षों तक समय समय पर आते रहे। वैसे तो मुस्लिम लोगों ने ईसा की 8वीं शताब्दी से ही सिंधु, गुजरात आदि प्रदेशों में इमारतें निर्माण बनाने का काम शुरू कर दिया था, मगर बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य ईसा की 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में तुर्कों का शासन स्थापित हो जाने के बाद ही शुरू हुआ, जब उन्होंने उत्तर भारत को जीतकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 12वीं शताब्दी तक भारत भव्य परिवेश में विशाल भवन बनाने की प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित हो चुका था। उस समय यहाँ भवन निर्माण और अलंकरण की अनेक विधियाँ प्रचलित और लोकप्रिय हो चुकी थी, जैसे शहतीरों, टोंडों और अनेक खंभों के सहारे छतों का निर्माण, चाप, मेहराब, डाट, तोरण इत्यादि का निर्माण। चापें लकड़ी और पत्थर की बनाई जाती थी, इसलिए ये ऊपर के ढांचे के बोझ को सहने उठाने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं होती थी। किंतु अब गुंबदों का बोझ उठाए रखने के लिए ढोलदार चापों यानी कि मेहराबों की ज़रूरत पड़ी। ऐसे मेहराबों को डाट पत्थर से चापबंद के माध्यम से बनाया जाता था। लटकती हुई बगली डाट पर बने गुंबद के अंदर खंभे न होने के कारण जगह ज़्यादा हो गई। ठीक है, इन देशांतरणों और विजयों पर एक ध्यान देने योग्य पहलू ये रहा कि मुस्लिम शासकों ने स्थानीय सामग्रियों, संस्कृतियों और परंपराओं को अपने साथ लाई गई तकनीकों के साथ अपना लिया। उन्होंने इन तकनीकों को देखा, परखा, कुछ को स्वीकार, कुछ को अस्वीकार किया और कुछ यथोचित परिवर्तन के साथ अपना लिया। इस प्रकार वास्तुकला के क्षेत्र में अनेक संरचनात्मक तकनीकों, शैलियों, रूपों और साज सज्जाओं का मिश्रण तैयार हो गया। इस मिश्रण के फलस्वरूप भवन निर्माण की जो तकनीकें अस्तित्व में आई, उन्हें सामूहिक रूप से इंडो इस्लामिक, इंडो सार्सेनिक और इंडो आरबिक वास्तुकला कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। हिंदू यह मानते हैं कि परमेश्वर नाना रूपों में सर्वत्र व्याप्त है, जबकि मुस्लिम धर्मानुयायी ये सोचते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। अतः हिंदू हर प्रकार की सतहों पर प्रतिमाओं और चित्रों को सराहते हैं। मुस्लिमों को किसी भी सजीव रूप की किसी भी सतह पर प्रतिकृति बनाना मना है, इसलिए उन्होंने प्लास्टर या पत्थर पर अरबस्क यानी बेल बूटों का काम, ज्यामितीय प्रतिरूप और सुलेखन की कलाओं का विकास किया। संरचनाओं के रूपाकार। अब इस बुनियादी जानकारी के बाद इंडो इस्लामिक वास्तुकला की कहानी आगे बढ़ती है। भारत में मुस्लिम आगमन के समय यहाँ धार्मिक और धर्म निरपेक्ष दोनों प्रकार की वास्तुकला विद्यमान थी। उसमें मुस्लिम शासकों तथा संपन्न लोगों द्वारा अनेक प्रकार के छोटे बड़े भवन जोड़े जाने लगे। उसमें मुस्लिम शासकों तथा संपन्न लोगों द्वारा अनेक प्रकार के छोटे बड़े भवन जोड़े जाने लगे, जैसे कि रोज़मर्रा की इबादत के लिए मस्जिदें और जामा मस्जिद, मकबरे, दरगाहें, मीनारे, हमाम, सुनियोजित बाग बगीचे, मदरसे, सराय या कारवा सराय, कोस मीनारे इत्यादि। विश्व के अन्य भागों की तरह भारत में भी वास्तुकलात्मक भवन ऐसे लोगों द्वारा बनाए गए थे जिनके पास धन इकट्ठा हो गया था। उतरते क्रम में देखें तो वे शासक और सामंत तथा उनके परिवार, सौदागर, व्यापारी और उनके श्रेणियाँ, ग्रामीण संभ्रांत वर्ग और किसी पंथ के अनुयायी गण थे। इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर सीरियाई, फारसी और तुर्की प्रभाव तो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन भारतीय वास्तुकलात्मक तथा अलंकारिक शैलियों तथा सोचने से भी
इंडो इस्लामिक संरचना तथा निर्माण कार्यों को अत्यधिक प्रभावित किया। इसके अलावा सामग्रियों की उपलब्धता, संसाधनों तथा कौशलों की परिसीमा और संरक्षणों की सौंदर्यानुभूति ने भी इस वास्तुकला पर पर्याप्त प्रभाव डाला। अन्य देशों की तरह मध्यकालीन भारत के लोगों के लिए धर्म और धार्मिकता बहुत महत्वपूर्ण थे, फिर भी उन्होंने दूसरों के वास्तुकलात्मक तत्वों को उदारतापूर्वक अपनाया। शैलियों के प्रकार, ठीक है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला को परंपरा की दृष्टि से कई श्रेणियों में बांटा जाता है, जिनके नाम हैं शाही शैली, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, प्रांतीय शैली, मांडू गुजरात, बंगाल और जौनपुर, मुगल शैली, दिल्ली, आगरा और लाहौर, और दक्षिणी शैली, बीजापुर, गोलकुंडा। ये श्रेणियाँ वास्तुकलात्मक कार्यों की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, इसलिए इन्हें अपरिवर्तनीय खाँचों में बांधकर नहीं रखा जा सकता, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, जटिल जाली का काम यहाँ पे ये बनाया गया है, आमेर किला जयपुर में है। उदारतापूर्वक ग्रहण और प्रभाव। प्रांतीय शैलियों में बंगाल और जौनपुर की वास्तुकला को अलग माना जाता है। गुजरात की वास्तुकला का एक अलग क्षेत्रीय स्वरूप था, क्योंकि उसके संरक्षकों ने मकबरों, मस्जिदों और दरगाहों के लिए क्षेत्रीय मंदिर परंपराओं के कई तत्व अपना लिए थे, जैसे कि तोरण, मेहराबों में सरदल, लिंटल, घंटी और जंजीर के नमूनों का उत्कीर्णन और उत्कीर्णित फलक जिसमें वृक्ष उकेरे गए थे। इसके विपरीत सरखेज के शेख अहमद खट्टू की 15वीं शताब्दी में सफ़ेद संगमरमर से बनी दरगाह ने रूप और साज सज्जा में मुगल मकबरों को बहुत प्रभावित किया। अन्य सज्जात्मक रूप, ठीक। इन रूपों में कटाव, उत्कीर्णन या गचकारी के जरिए प्लास्टर पर डिजाइन कला शामिल है। इन डिजाइनों को सादा छोड़ दिया जाता था, उनमें रंग भरे जाते थे, नमूने पत्थर पर पेंट किए जाते थे या पत्थर में उकेरे जाते थे। इन नमूनों में तरह तरह के फूल भी शामिल थे। ये फूल उपमहाद्वीप में और बाहरी स्थानों पर, खासतौर पर ईरान में लगते थे। चांपों, मेहराबों के भीतरी मोड़ों में कमल की कली के नमूने बनाए जाते थे। दीवारों को भी सरू, चिनार और अन्य वृक्षों की फूलदानों से सजाया जाता था। भीतरी छत को सजाने के लिए फूलों के अनेक मिश्रित नमूनों को काम में लिया जाता था। इनकी डिजाइनें कपड़ों और गलीचों पर भी पाई जाती थी। 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दियों में दीवारों और गुंबदों की सतहों पर टाइलें भी लगाई जाती थी। उस समय लोकप्रिय रंग नीला, फिरोजी, हरा और पीला थे, ठीक है। उसके बाद सतही सजावट के लिए खास तौर पर दीवारों के हाशियों के लिए चारखाना या चौड़ी चौपड़ पच्चीकारी की तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा। कभी कभी भीतरी दीवारों और चंदोवों पर लाजवर्द मणि यानी लेपिस लेजुली का भी प्रयोग किया जाता था। अन्य किस्म की सजावटों में अरबस्क यानी बेलबूटों के काम, सुलेखन और ऊंचे तथा नीचे उभारदार उत्कीर्णन शामिल थे। जालियों का प्रयोग भी बहुतायत में होता था। उच्च उभारदार उत्कीर्णन त्रिआयामी जैसा दिखाई देता था। चापे, मेहराबें सादी और सिमटी हुई थी और कभी कभी ऊंची और तीखी भी होती थी। 16वीं शताब्दी और उससे आगे चापे तिपुलिया या बहुत से बेलबूटों वाली बनाई जाने लगी। चापों के स्कंद गोल आभूषणों या उभरवा नकाशी से सजे होते थे। व्योम रेखा केंद्रीय गुंबद एवं अन्य छोटे गुंबदों, छत्रियाँ और छोटी छोटी मीनारों का मिला जुला सदृश्य प्रस्तुत करती थी। केंद्रीय गुंबद की चोटी पर एक उल्टे कमल का पुष्प जो था नमूना और एक धातु या पत्थर या कलश होता था। पिएत्रा द्यूरो का काम, आगरा। अब ये इसमें देखो डिटेल में नहीं लिखा है कि पिएत्रा द्यूरा था क्या और ये सारी चीज़ें क्या थी। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें डिटेल में जाना पड़ेगा और भी बुक्स का हेल्प हमें लेना पड़ेगा, तो जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
भवन निर्माण की सामग्री। तो भवन निर्माण के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय मसाला यानी सामग्री रोड़ी, कंकड़ आदि से चिनाई करने का मिलावन था। उस समय के सभी भवनों की दीवारों काफ़ी मोटी होती थी। इन दीवारों को चुनने के बाद उन पर चूने की लिपाई की जाती थी या पत्थर के चौके जड़ जाते थे। निर्माण के काम में कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल होता था, जैसे स्फटिक स्फटिक, बलुआ पत्थर, पीला पत्थर, संगमरमर इत्यादि। दीवारों को अंतिम रूप देने तथा आकर्षक बनाने के लिए बहुरंगी टाइलों का प्रयोग किया जाता था। 17वीं शताब्दी के शुरू होते होते भवन निर्माण के कार्य में ईंटों का भी प्रयोग होने लगा। इनसे निर्माण कार्य में अधिक सरलता और नम्यता आ गई। इस चरण की मुख्य बात ये थी कि स्थानीय सामग्रियों पर निर्भरता बढ़ गई। किला या दुर्ग ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो ऊंची मोटी प्राचीरों, फसीलों व बुर्जों के साथ विशाल दुर्ग किले बनाना मध्यकालीन भारतीय राजाओं तथा राजघरानों की विशेषता थी, क्योंकि ऐसे अभेद्य किलों को अक्सर राजा की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। जब ऐसे किलों की आक्रमणकारी सेना द्वारा अपने कब्जे में कर लिया जाता था तो पराजित शासक की संपूर्ण शक्ति और प्रभुसत्ता उससे छीन जाती थी, क्योंकि उसे विजेता राजा के आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ता था। इस तरह के कई दुर्भेद्य, विशाल और जटिल दुर्ग चित्तौड़, ग्वालियर, देवगिरी, दौलताबाद और गोलकुंडा में पाए जाते हैं, जिन्हें देखकर दर्शक दंग रह जाते हैं और उनकी कल्पना शक्ति कुंठित पड़ती दिखाई देती है। दुर्गों के निर्माण के लिए पहाड़ों की प्रभावशाली ऊंचाइयों का उपयोग अधिक लाभप्रद समझा जाता था। इन ऊंचाइयों के कई फायदे थे, जैसे इन पर चढ़कर संपूर्ण क्षेत्र को दूर दूर तक देखा जा सकता था। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये ऊंचाइयां स्मारक महत्व रखती थीं। उनमें आवास और दफ्तरी भवन बनाने के लिए बहुत खाली जगह होती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इनसे आम लोगों को तथा आक्रमणकारियों के मन में भय पैदा होता था। ऐसी ऊंचाइयों पर बने किले और भी कई फायदे थे, जिनमें से एक ये था कि किले के चारों ओर बाहरी दीवारों के एक के बाद एक कई घेरे बनाए जाते थे, जैसे कि गोलकुंडा में देखने को मिलता है। इन बाहरी दीवारों को तोड़कर भीतर किले में पहुंचने के लिए शत्रु सेना को स्थान स्थान पर लड़ाई लड़नी होती थी। दौलताबाद के किले में शत्रु को धोखे में डालने के लिए अनेक स्मारकीय व्यवस्थाएं की गई थी, जैसे उसके प्रवेश द्वार दूर दूर पर टेढ़े मेढ़े ढंग से बेहद मजबूती के साथ बनाए गए थे, जिन्हें हाथियों की सहायता से भी तोड़ना और खोलना आसान नहीं था। यहाँ एक के भीतर एक यानी 2 किले बनाए गए थे, जिनमें दूसरा किला पहले किले की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बनाया गया था और उस तक पहुँचने के लिए एक भूल भुलैया को पार करना पड़ता था। और इस भूल भुलैया में लिया गया एक भी गलत मोड़ शत्रु के सैनिकों को चक्कर में डाल देता था या सैकड़ों फुट नीचे खाई में गिराकर मौत के मुंह में पहुंचा देता था। ग्वालियर का किला इसलिए अजेय माना जाता है क्योंकि इसकी खड़ी ऊंचाई एकदम सपाट थी और उस पर चढ़ना असंभव था। इसे आवास की व्यवस्था के अलावा और भी कई कामों में लिया जाता था। बाबर को वैसे तो हिंदुस्तान की बहुत सी चीज़ों में कोई अच्छाई नहीं दिखी थी, पर वो भी ग्वालियर के किले को देखकर भयभीत हो गया था। चित्तौड़गढ़ को एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा किला क्या है, कौन सा है? तो ये चित्तौड़गढ़ का किला एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। यह लंबे समय तक शक्ति का केंद्र बना रहा। इसमें कई तरह के भवन हैं, जिनमें कुछ विजय एवं वीरता के स्मारक, स्तंभ एवं शिखर हैं। इसमें अनेक जलाशय हैं। इस किले के प्रधान सेनापतियों तथा सैनिकों के साथ अनेक वीर गाथाएं जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा इनमें कई स्थल हैं जो यहाँ के नर नारियों को त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाते हैं। इन सभी किलों का एक दिलचस्प पहलू ये है कि इनमें स्थित राजमहलों के अनेक शैलियों के अलंकारिक प्रभावों को बड़ी उदारता के साथ अपने आप में संजो रखा है। अब आते हैं मीनारों के ऊपर। मीनारें क्या थी? स्तंभ या गुंबद एक अन्य रूप मीनार थी जो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वत्र पाई जाती हैं। मध्यकाल की सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक मीनारें थीं दिल्ली में कुतुब मीनार और दौलताबाद के किले में चांद मीनार। इन मीनारों का दैनिक उपयोग नमाज या इबादत के लिए अजान लगाना था। ठीक। मध्यकाल के सबसे प्रमुख और आकर्षक मीनार दिल्ली में कुतुब मीनार, दौलताबाद में चांद मीनार। ठीक है। कुतुब मीनार का संबंध दिल्ली के संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से भी जोड़ा जाता है। ठीक है।
13वीं सदी में बनाई गई यह मीनार 234 फुट ऊंची है। कितनी फुट ऊंची है? 234 फुट। और कब बनाई गई? तो 13वीं शताब्दी में बनाई गई। इसकी 4 मंजिलें हैं जो ऊपर की ओर क्रमशः पतली या संकरी होती चली जाती हैं। यह बहुभुजी और वृत्ताकार रूपों का मिश्रण है। यह अधिकतर लाल और पांडु रंग के बलुआ पत्थर की बनी है। अलबत्ता इसकी ऊपरी मंजिलों में कहीं कहीं संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। इसकी एक विशेषता ये है कि इसके बारजे अत्यंत सजे हुए हैं और इसमें कई शिलालेख हैं जिन पर फूल पत्तियों के नमूने बने हैं। ठीक है। चांद मीनार जो 15वीं सदी में बनाई गई थी 210 फीट ऊंची है। इसकी 4 मंजिलें हैं जो ऊपर की ओर क्रमशः पतली होती चली जाती हैं। अब यह आंडू रंग के से पुती हुई है। इसकी बाहरी भाग कभी पकी हुई टाइलों पर बनी द्विरेखीय सजापट्टी और बड़े बड़े अक्षरों में खुदी कुरान की आयतों के लिए प्रसिद्ध था। यद्यपि यह मीनार एक ईरानी स्मारक की तरह दिखाई देती है, लेकिन इसके निर्माण में दिल्ली और ईरान के वास्तुकलाविदों के साथ साथ स्थानीय वास्तुकलाकारों का भी हाथ था। अब मकबरों के बारे में पढ़ते हैं। तो मकबरे में इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा। शासकों और शाही परिवार के लोगों की कब्रों पर विशाल मकबरे बनाना मध्यकालीन भारत का एक लोकप्रिय रिवाज था। ठीक है। ऐसे मकबरों के कुछ सुप्रसिद्ध उदाहरण हैं दिल्ली स्थित गयासुद्दीन तुगलक, हुमायूं, अबू रहदीन खानखाना और आगरा स्थित अकबर इत्मादुद्दौला के मकबरे। मकबरा ये सोचकर बनाया जाता था कि मजहब में सच्चा विश्वास रखने वाले इंसान को क़यामत के दिन इनाम के तौर पर सदा के लिए जन्नत यानी स्वर्ग भेज दिया जाएगा, जहाँ हर तरह का ऐशो आराम होगा। इसी स्वर्ग की प्राप्ति की कल्पना को लेकर मकबरों का निर्माण किया जाने लगा। शुरू में तो इन मकबरों की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी जाती थी, मगर आगे चलकर इन मकबरों को स्वर्गीय तत्वों के बीच में, जैसे बाग बगीचों के भीतर या किसी जलाशय या नदी के किनारे बनाया जाने लगा, जैसा कि हम हुमायूं के मकबरे और ताजमहल के मामलों में पाते हैं। जहाँ ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं तो ये निश्चित है कि इतनी बड़ी बड़ी और शानदार इमारतें दूसरी दुनिया में शांति और खुशी पाने के लिए नहीं बनाई जा सकती। इसलिए इनका उद्देश्य दफनाए गए व्यक्ति की शान और शौकत और ताकत का भी प्रदर्शन करना होगा। सराय। तो मध्यकालीन भारत की एक अत्यंत दिलचस्प परंपरा सराय बनाने की भी थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप में शहरों के आसपास यत्र तत्र बनाई जाती थी। सराय आमतौर पर किसी वर्गाकार या आयताकार भूमि खंड पर बनाई जाती थी और उनका प्रयोजन भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, सौदागरों, व्यापारियों आदि के कुछ समय के लिए ठहरने की व्यवस्था करना था। दरअसल ये सराय आम लोगों के लिए होती थी और वहाँ विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों वाले लोग कुछ समय के लिए इकट्ठा होते थे या फिर ठहरते थे। इसके फलस्वरूप आम लोगों के स्तर पर सांस्कृतिक विचारों, प्रभावों, समन्वयवादी प्रवृत्तियों, सामाजिक रीति रिवाजों आदि का आदान प्रदान होता था। लोगों के लिए इमारतें। मध्यकालीन भारत का वास्तुकलात्मक अनुभव राजवाड़े या शाही परिवार तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के सामान्य वर्गों द्वारा और उनके लिए भी सार्वजनिक और निजी तौर पर भवन आदि बनाए गए, जिनमें अनेक शैलियों, तकनीकों और सजावटों का मेल पाया जाता है। इन इमारतों में रिहायशी इमारतें, मंदिर, मस्जिद, खैने और दरगाह, स्मृति द्वार, भवनों के मंडप और बाग बगीचे, बाजार आदि शामिल हैं। मांडू। मांडू के बारे में जानते हैं कि मांडू क्या है। तो मांडू नगर मध्य प्रदेश में इंदौर से 60 मील की दूरी पर स्थित है। यह समुद्र तल से 2000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ से उत्तर में मालवा का पठार और दक्षिण में नर्मदा नदी की घाटी नीचे साफ दिखाई देती है। मांडू की स्थिति प्राकृतिक रूप से बहुत सुरक्षित है। उसकी इसी सामरिक विशेषता को देखकर परमार राजपूतों, अफगानों और मुगलों ने इसे अपना आवास बनाया। होशंगा शाह द्वारा 1401 से 1561 ईस्वी में स्थापित गौरी राजवंश की राजधानी के रूप में इस शहर ने काफ़ी मशहूरी पाई। उसके बाद मांडू का इतिहास सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम प्रसंगों से जुड़ा रहा। मुगल बादशाह यहाँ वर्षा ऋतु में भोग विलास के लिए आया करते थे। उस समय मांडू सरकारी, रिहायशी और आनंददायक राजमहलों, मंडपों, मस्जिदों, कृत्रिम जलाशयों, बावलियों, लड़ाई के समय रक्षा के लिए बनाई गई बुर्जों, फसीलों आदि का मिला जुला रूप था। अपने आकार, विशालता और स्मारकीयता के बावजूद ये भवन प्रकृति की गोंद में चापदार मंडपों के रूप में बने थे। यहाँ वायु तथा प्रकाश की कोई भी कमी नहीं थी, इसलिए इन भवनों में
गर्मी नहीं टिक पाती थी। इन भवनों के निर्माण में स्थानीय पत्थर और संगमरमर की सुलभता का लाभ उठाया गया था। मांडू प्रकृति के साथ वास्तुकला के अनुकूल का एक उत्तम उदाहरण था। शहर में स्थित शाही बस्ती में ऐशो आराम को ध्यान में रखकर बनाई गई अनेक शानदार इमारतें शाही महलों और नौकर चाकरों के लिए बनाई गई। रिहायशी इमारतों, सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यालय और रिहायशी भवन दो कृत्रिम झीलों के चारों ओर निर्मित थे। हिंडोला महल एक बड़े रेल पुल की तरह दिखाई देता है, जिसकी दीवारें बड़ी बड़ी असमानुपातिक पुस्तों पर टिकी हुई है। यह सुल्तान का दीवाने आम था। यहाँ आकर सुल्तान अपनी प्रजा को दर्शन दिया करता था। हिंडोला का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इन दीवारों पर ढाल व बखूबी से इस्तेमाल किया गया है। जहाज महल एक शानदार 2 मंजिल इमारत है जिसकी शक्ल पानी के जहाज जैसी है। यहाँ 2 जलाशयों के बीच स्थित है और इसकी छत, बरामदे, बारजे और मंडपों मानो पट्टी लटके हुए हैं। इसे सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। वह ऐशो आराम, मन बहलावे के लिए अपने जनखाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसमें नहरें व नालियाँ हैं और छत पर तरन ताल भी बना हुआ है। रानी रूपमती का दोहरा महल दक्षिणी प्रचार भी बना हुआ है, जहाँ से नर्मदा घाटी का अति सुंदर दृश्य दिखाई देता है। बाज बहादुर के राजमहल में विस्तृत आंगन के चारों ओर बड़े बड़े कक्ष और छज्जे बने हुए हैं। एक मदरसा जिसे अशरफी महल कहा जाता है, इस समय एक खंडहर की हालत में सुनसान पड़ा है। होशंगा शाह का मकबरा एक शानदार इमारत है। इसमें सुंदर गुंबद, संगमरमर की जाली का काम, ढ्योढ़िया, प्रांगण, मीनारे और बुर्जे देखने लायक है। इसे अफगान शैली के पुरुष मर्दानगी का उदाहरण माना जाता है, लेकिन इसका जालीदार काम, उकेरे हुए टोड़े और तोरण निर्माण कार्य की कोमलता प्रकट करते हैं। मांडू की जामा मस्जिद जुम्मे, शुक्रवार की नमाज के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे होने वाले नमाजियों के लिए बनाई गई थी। इसके भीतर जाने के लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा बना हुआ है, जिसकी चोटी पर एक सिमटा गुंबद है। दरवाजे से घुसने पर एक बड़ा खुला सहन आता है, जिसके 3 तरफ इबादत के लिए बंद कक्ष हैं, जिन पर छोटे गुंबद बने हुए हैं। इमारत का सामने का हिस्सा बलुआ लाल पत्थर का बना है। किबला लीवान में बना मीमर उकेरे हुए टोड़ों पर टिका हुआ है और मेहराब कमल की कली पंखुड़ी जैसी है। यदि स्थानीय परंपराओं का साहसिक उल्लेख करें तो ये कहा जा सकता है कि मांडू की प्रांतीय शैली की वास्तुकला दिल्ली के शाही भवन की कला के बहुत नज़दीक है। तथापि मांडू की वास्तुकला तथा कथित पौरुषपूर्ण और आडंबरहीन शैली, जिसमें फर्शी जालियाँ, उकेरे गए टोड़े और संरचनाओं का हल्कापन पाया जाता है, इंडो इस्लामिक वास्तुकलात्मक अनुभव की कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।